लेते हैं। ऑल्दो अगर आपने अच्छी तरीके से किए होंगे अभी तक के सारे क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 17। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका हाइपोटेन्यूज जो है has its ends at point 1, 3 and -4, 1। राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज के जो एंड्स हैं, एक है 1, 3 पे और -4, 1 पे। 1, 3 एंड -4, 1। ठीक है जी। उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेग्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल जो बनेगा, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके लेग्स की आपको इक्वेशन बतानी है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इसकी इक्वेशन बताने के लिए आपको बेसिकली करना क्या है, यू हैव टू ड्रॉ अ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पे आप पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। -4, 1 मतलब x एक्सिस पे -4 है, y एक्सिस पे 3 है मैक्सिमम, एंड यहाँ पे 1, 2, 3 जैसे भी आप ले लें वो फर्क नहीं पड़ रहा है। दिस इज आवर y एक्सिस and this is our x axis, x, x dash, y, y dash। अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 1, 3, this is 1, this is 3, तो 1, 3 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट इज -4, 1, 1, 2, 3, 4, -4, 1 यहाँ पे आएगा। तो दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। ये हमने हाइपोटेन्यूज बना लिया। अब ध्यान से आप एक चीज नोट करेंगे, अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। लेट्स टेक दिस पॉइंट एज A एंड दिस इज लेट्स से B। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, ध्यान से देखेंगे। या तो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बनेगा, दिस इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल, या आपका राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बनेगा, for hypotenuse AB there are two possible options of right angle triangle। दो ऑप्शंस होंगे, कौन कौन से? एक, this is AB, let's say this is P and this is Q। one is APB and another one is triangle AQP। This is right angled at P and this is right angled at Q and AB is our hypotenuse। अब ध्यान से देखेंगे बोला क्या था, find the equation of legs of the triangle। अब legs कौन कौन सी होंगी? one is आपको to find क्या करना है, बेसिकली आपसे ये पूछा गया है, find equation of AB, find equation of AQ, find equation of BQ and find equation of PB। ये आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है। find the equation of legs perpendicular side of the triangles। legs का मतलब perpendicular side, ये भी आपकी perpendicular side है जहाँ पे right angle triangle बन रहा है, इसको भी आप perpendicular side बोल सकते हैं, क्योंकि perpendicular and base जो होता है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप किस एंगल को, किस ट्राइंगल के, एक एंगल इज राइट एंगल और बाकी के दो जो एक्यूट एंगल्स हैं, आप उसमें से किसको रेफरेंस मान रहे हो वो डिसाइड करता है आपका बेस। ये वो चीज है जो आपने 10th में ऑलरेडी हम पढ़ के आए। चलिए, इफ आई टॉक अबाउट एपी, तो एपी की इक्वेशन क्या होगी? चलिए, क्या आप P के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं? व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ B? B के कोऑर्डिनेट होंगे 1, 4, सॉरी 1, 3 एंड Q के कोऑर्डिनेट होंगे A के कोऑर्डिनेट जो ऑलरेडी गिवन थे, दिस इज 1, -4, -4, 1 सॉरी -4, 1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q आर यहाँ से है x है, y है 3, x है -4, 3 और p के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे x is 1 and y is again 1, 1, तो these are the coordinates of your vertices। जो जितने भी vertices बने हैं उसके ये coordinates हैं। चलिए, तो a कोऑर्डिनेट इज हमारा -4, 1, b
कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 1,3, P कोऑर्डिनेट इज आर 1,1 एंड Q कोऑर्डिनेट इज -4,3। अब ध्यान से देखेंगे इक्वेशन ऑफ AP की इक्वेशन, अब ध्यान से देखेंगे। AP is a straight line parallel to x-axis. Straight line parallel to x-axis. What is equation of a line which is parallel to x-axis? X तो हर मोमेंट पे बदल रहा है, कौन सी चीज फिक्स रह रही है? Y. तो इक्वेशन ऑफ AP is y is equals to constant, और वो constant 1 है, और you can write it as y minus 1 is equals to 0. Equation of, let's take PB. PB की अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, PB is a line which is parallel to y axis. अगर if there is a line which is parallel to y axis, उसका कौन सा चीज कांस्टेंट रह रहा है? x is constant, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा, x जो कोऑर्डिनेट होगा उस पे, that will be constant, and वो constant की वैल्यू 1 है, और I can write it as x minus 1 is equals to 0. Equation of, let's take BQ. BQ is a line which is again parallel to x-axis, and if it is parallel to x-axis, तो x तो हर मोमेंट पे बदल रहा है, y is fixed. ध्यान से देखेंगे, y यहाँ पे भी 3 है और y यहाँ पे भी 3 है, तो I can write it as y is equals to 3 और y minus 3 equal to 0. Last is equation of AQ. AQ is a line which is parallel to y-axis. अगर ये y-axis के parallel है तो इसका सिर्फ x fixed होगा, -4 -4. y यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो I can write it as x is equals to -4, और equation of line is x plus 4 equal to 0. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17. बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल चीज नहीं थी. चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18. 18 क्वेश्चन कहता है फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 3,8. एक पॉइंट है आपके पास which is 3,8. आपको उसकी इमेज फाइंड करनी है with respect to, किसके रिस्पेक्ट में? Let's take a point 3,8. 3,8 ही है पॉइंट्स क्वेश्चन. हाँ, 3,8 इज अ पॉइंट जिसकी आपको इमेज फाइंड करनी है. अब अगर इमेज फाइंड करनी है, आपने 10th में भी पढ़ा है फिजिक्स में, अगर आपको इमेज निकालनी है तो कोई मिरर होना चाहिए. अब अगर इमेज फाइंड करनी है with respect to line x plus 3y equal to 7, assuming the line to be a plane mirror. आपको ये assume करना है कि एक लाइन है, जिस लाइन की इक्वेशन गिवन है x plus 3y equal to 7, और आपको इस लाइन को एक प्लेन मिरर लेना है. तो इसके लिए अब आपको पता होना चाहिए क्लास 10th में पढ़ा हुआ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, जो हम 10th में हम पढ़ते थे, जो कुछ प्रॉपर्टीज थी इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर की. ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं था. पहली प्रॉपर्टी थी जितना ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, उतना ही इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर. इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस लेट्स से x यूनिट्स है, x की जगह अगर मैं मान लूं, इफ दिस डिस्टेंस इज लेट p यूनिट्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट था. अगर ऑब्जेक्ट यहां था तो इमेज पीछे ही बनेगी, तो ये भी कितना पीछे बनेगी? ये भी p यूनिट्स पीछे ही बनेगी. If object is p unit in front of the mirror, then image will also be p units behind the mirror. First concept ये हो गया, मतलब this distance is equal to this distance. दूसरा, हमेशा ऑब्जेक्ट और मिरर जो आपस में 180 डिग्री पे बनते हैं, ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों के बीच का एंगल 180 से कुछ और होगा. स्ट्रेट लाइन में होते हैं. ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन. तो लेट्स टेक दिस इज आवर इमेज, और इमेज को मैं ले लेती हूँ AB. लेट A, B इज द इमेज ऑफ, किसका? इज द इमेज ऑफ 3,8 विद रिस्पेक्ट टू किसके? विद रिस्पेक्ट टू x plus 3y equal to 7. तो पहली चीज ये पता चली है कि डिस्टेंस, अगर मैं इसको ले लूं A और इसको ले लूं B, तो AO will be equal to OB. सबसे पहली बात, मतलब O is midpoint of AB. O is midpoint of AB. Sorry, O is midpoint of AB. चलिए, अब
है वो इमेज कैलकुलेट करनी है a, b। चलिए जी, ए बी कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं कह रही हूँ दिस इज मिड पॉइंट, तो क्या आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैं लिख लेती हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ। कैसे निकलेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ? विच इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये निकल गए हमारे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो कोऑर्डिनेट निकला इट विल बी 3 प्लस a बाय 2 और 8 प्लस b बाय 2। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। चलिए जी, एक चीज ये निकल गई। दूसरी चीज अब हम ध्यान से देखते हैं, कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं मिड पॉइंट के। अब अगर मैं कह रही हूं ये सीधा है तो ये एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे होंगे? हमेशा नॉर्मल 90 डिग्री बनता है। तो अगर 90 डिग्री बन रहा है, इफ दिस इज L1 एंड दिस इज L2, स्लोप ऑफ L2, क्या आप स्लोप ऑफ L2 निकाल सकते हैं? जी ट्राई करते हैं। L2 का स्लोप क्या होगा? L2 का स्लोप होगा x प्लस 3y इक्वल टू 7। स्लोप निकालने के लिए y इधर, बाकी सारी चीजें उधर आ जाएंगी। y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 7 बाय 3 बाय 3। तो हमारा जो स्लोप निकलेगा, स्लोप इज mx, mx मतलब माइनस 1 बाय 3x प्लस c प्लस माइनस 7 बाय 3। तो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ L1 जिसको मैं m1 मान लेती हूँ इज माइनस 1 बाय 3। अगर इसका स्लोप माइनस 1 बाय 3 है तो इसका स्लोप आपको पता होगा क्या होगा? 3। अगर दो लाइन है विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर एक का स्लोप माइनस 1 बाय 3 है तो दूसरे का स्लोप क्या होगा? अगेन 3 होगा। एक तो आपने इसका स्लोप निकाल लिया 3। अगर इस पॉइंट पे, अब आप ध्यान से देखेंगे, इस लाइन पे दो पॉइंट्स हैं। कौन कौन से? ए और बी। अगर मैं चाहूं कि ए और बी की हेल्प से भी मैं स्लोप निकालना चाहूं तो निकाल सकती हूँ। जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप निकालने के दो तरीके समझ आ गए, एक परपेंडिकुलर यूज करके और दूसरा स्लोप ऑफ ए बी हम निकाल लेते हैं। कैसे? इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए जी, एक मैंने स्लोप निकाल ली। इफ m1 इज माइनस 1 बाय 3, तो अगर मैं इसकी स्लोप को m मानूं तो m विल बी 3, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू m1 इज इक्वल टू माइनस 1, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। स्लोप ऑफ ए बी यहां से कैलकुलेट करते हैं, वहां से हमने स्लोप ऑफ ए बी निकाला 3, और यहां से देखते हैं क्या निकलेगा। y2 माइनस y1, इसको आप चाहे y2 मान लें, 8 माइनस b अपॉन 3 माइनस ए। चलिए जी, इसको सॉल्व करते ये बन गया 9 माइनस 3a इज इक्वल्स टू 8 माइनस b, और मैं इसको लिख सकती हूँ 3a माइनस b इज इक्वल्स टू 9 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 1। 3a माइनस b इज इक्वल्स टू 1। तो एक मेरी ये इक्वेशन निकल गई विद रिस्पेक्ट टू a एंड b। एक इक्वेशन निकल गई विद रिस्पेक्ट टू a एंड b, 3a माइनस b इज इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से एक चीज समझना, जो O था, O के कोऑर्डिनेट्स हमने कैलकुलेट किए थे। कहां पे? ये रहे O के कोऑर्डिनेट्स। अगर ये O के कोऑर्डिनेट्स हैं एंड O लाइज ऑन दिस लाइन, नाउ O लाइज ऑन, किस लाइन पे लाई करता है? x प्लस 3y is equals to 7. So, coordinates of O will satisfy the equation of line. इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। चलिए जी, वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। x की जगह आपने ये पुट कर देना है। कौन से कोऑर्डिनेट? 3a 3 प्लस a बाय 2, और y की जगह आप पुट कर देंगे 8 प्लस b बाय 2। चलिए पुट करने की कोशिश करते हैं। ये बन जाएगा हमारा x प्लस 3y इक्वल टू 7, x इज 3 प्लस a बाय 2
प्लस 3y 3 इंटू 8 प्लस b बाई 2 इज इक्वल्स टू 7। इसको सॉल्व करते हैं। 2 और 2 डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, ये इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 3 प्लस a प्लस 24 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 14। सिंपल एलसीएम लिया है इसका, ये बन जाएगा 24 प्लस 3 27 a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 14 माइनस 27 विच इज नथिंग बट माइनस 13। तो हमारी दो इक्वेशंस निकल आई। कौन कौन सी? 3a माइनस b इज इक्वल्स टू 1 और दूसरी निकल आई a प्लस 3b इक्वल टू माइनस 13। दोनों वही तरीके हैं जो हमने पहले से सीखे हुए हैं, कुछ नया नहीं है। अब क्योंकि ये दोनों लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं तो दोनों को सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वेशन 1, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3a माइनस b, 3a माइनस b इज इक्वल्स टू 1 और ये है a प्लस 3b इक्वल टू माइनस 13। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 3 के साथ ताकि इनके कोफिशिएंट्स मैच कर जाए तो ये बन जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये बन जाएगा 9a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 3। ये ऐड हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 10a इज इक्वल्स टू माइनस 13 प्लस 3 इज माइनस 10, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। अगर a माइनस 1 आ गया तो क्या आप b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? a इज माइनस 1, b की वैल्यू पुट कर लेंगे। पुट a इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। यहाँ पे a को माइनस 1 पुट करते हैं, ये बन गया माइनस 3 माइनस b इज इक्वल्स टू 1, माइनस b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3, माइनस 3 इधर जाके प्लस 4। देयरफॉर माइनस b की वैल्यू नहीं चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस b से हटके माइनस 4 के पास चला जाएगा। मतलब बेसिकली करते क्या है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स करते, मल्टीप्लाइंग माइनस 1 विद बोथ साइड्स, ये प्लस बन जाता है और ये माइनस बन जाता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ आवर इमेज जो निकले हैं वो निकले हैं -1, -4। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 और 19 क्वेश्चन कह रहा है इफ द लाइंस y is equals to 3x plus 1। ठीक है, पहले एक बार लाइंस नोट कर लेते हैं। y is equals to 3x plus 1। ठीक है जी। दूसरा है and 2y is equals to x plus 3, 2y is equals to x plus 3। ये दो लाइंस है, are equally inclined to line। अब ये दोनों लाइन एक तीसरी लाइन के साथ which is y is equals to mx plus 4, mx plus 4 के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड m। अब ध्यान से एक चीज देखेंगे, इफ लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मतलब जब कोई दो लाइंस एक दूसरे को कट करती है वो एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाती है, वो मतलब है इंक्लिनेशन का। इसका मतलब इफ दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2 एंड दिस इज लाइन L3, तो कहने का ये मतलब है एंगल बिटवीन L1 एंड L3 इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन L1 एंड L3 इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन L2 एंड L3। अगर एंगल दो लाइंस के बीच का एंगल, हमने क्या कुछ पढ़ा है इससे रिलेटेड? बिल्कुल पढ़ा है, tan थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो इसका मतलब अगर मैं इसको बोल दूं L1 और L3 के बीच का एंगल इज tan थीटा 1 और इसको बोल दूं tan थीटा 2, ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, एक तीसरी लाइन है L3। तो जितना एंगल ये इसके साथ बना रही है उतना ही एंगल ये इसके साथ भी बना रही है। मतलब थीटा 1 ये हो गया, थीटा 2 ये हो गया। तो L1 L3 के बीच जितना एंगल बन रहा है उतना ही एंगल L2 और L3 के साथ भी बन रहा है। जितना एंगल L1
साथ बना रही है उतना ही एंगल L2 भी L3 के साथ बना रही है। ये अब चलिए, अगर हमने ये लिख लिया तो क्या आपको ये पता है व्हाट इज द फॉर्मूला? जी बिल्कुल पता है। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज नथिंग बट m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 will be equal to, let's say इसको मैं m dash 2 minus m1 dash upon 1 plus m1 dash into m2 dash ये बोल दूं। ऑल्दो ये जो m2 है यहाँ पे अगर थीटा 1 है, L1 और L3 है तो मैं इसको 3 और 1 मान लेती हूँ, m3 minus m1, इसको m1 m3, और यहाँ पे L2 और L3 है तो इसको मैं बोल देती हूँ 2 और 3 या 3 और 2 जैसे मर्जी ले लो, 3 2 minus 3 2 और 3। बिल्कुल यही चीज है, कोई चेंज नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया है, बाकी सारी वही चीजें जो हमने पहले से की हुई है। चलिए जी, अब हम ये इनका स्लोप निकालते हैं। सबसे पहले मैं L1 की बात करती हूँ। L1 का स्लोप क्या होगा? L1 की जो इक्वेशन है दैट इज y is equals to 3x plus 1। ये तो देखने से समझ आ रहा है इसकी स्लोप इज 3, इसका मतलब m1 is 3। सेकेंड लाइन इज r, 2y is equals to x plus 3। स्लोप निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है y इधर, बाकी सब कुछ इस साइड। स्लोप ऑफ L2 इज हाफ। L2 की जो स्लोप बन गई मतलब m2 इज नथिंग बट हाफ। अब स्लोप ऑफ थर्ड लाइन विच इज m3, m3 की स्लोप यहां से देखेंगे, स्लोप इज नथिंग बट m, इसकी स्लोप आ गई m, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने क्या किया? स्लोप्स की वैल्यू पुट करना शुरू कर दिया। चलिए अब हम वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। ये बन गया m माइनस m1 की स्लोप क्या थी? 3 अपॉन m1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू m3 क्या था? m3 वाज m माइनस m2 की वैल्यू क्या आ गई? हाफ अपॉन 1 प्लस हाफ m। चलिए अब आपको क्या नजर आ रहा है, अब वो देखते हैं। आपको इस तरीके से नजर आ रहा है x का मॉड इज इक्वल्स टू y का मॉड। मैं इस पूरी वैल्यू को अगर x मान लूं, अगर मैं इस पूरी वैल्यू को x मान लूं तो ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, दो मॉड्स हैं, इस साइड भी मॉड इस साइड भी मॉड। अब कैसे सॉल्व करें? हमने तो ऐसा नहीं सीखा था, हमने तो सिर्फ ये सीखा था कि अगर ऐसा कुछ हो tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड, तो क्या सॉल्व करते थे? कुछ नहीं करते थे, जैसे ही मॉड हटता था यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाती थी प्लस और माइनस की। वो तब था जब एक तरफ मॉड था। अब अगर दोनों तरफ मॉड है तो क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। अगर दोनों तरफ मॉड है तो क्या होता है? ऑप्शंस देखते, मतलब इधर भी प्लस माइनस हो सकता है x के साथ और y के साथ भी प्लस माइनस हो सकता है। जहां से भी मॉड हटता है दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस और माइनस की। x का मॉड हटा प्लस माइनस आया, y का मॉड हटा प्लस माइनस आया। अब क्या चारों वैल्यू साथ में चलेंगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा एक वैल्यू के साथ दोनों साइन एक साथ होंगे, नहीं, एक बार एक होगा दूसरी बार दूसरा होगा। चलिए देखते हैं। तो अब इसके बाद केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस बनता है, सपोज x मेरा पॉजिटिव है और सपोज y भी पॉजिटिव है, तो क्या ऑप्शन आ गया? पहला x इक्वल टू y, दोनों पॉजिटिव आ गए। केस 2 क्या बनता है? केस 2 इज, लेट्स टेक x इज पॉजिटिव, x पॉजिटिव ही रहा पर y बन गया हमारा नेगेटिव। तो पहला केस बना जब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव और इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू y। दूसरा केस बना व्हेन x वाज पॉजिटिव बट y इज नेगेटिव, तो माइनस y। केस 3 बनता है व्हेन लेट्स टेक x इज नेगेटिव। ऐसा तो होगा नहीं x हमेशा ही पॉजिटिव आता रहेगा, नेगेटिव भी तो आ सकता है क्योंकि x के साथ भी नेगेटिव है। तो x नेगेटिव हो गया, मे बी y पॉजिटिव आ जाए। फोर्थ केस देखते हैं। केस 4 इज x नेगेटिव है बट y आ गया, x नेगेटिव है और y भी आ गया नेगेटिव। तो जब भी दोनों साइड मॉड हो, इक्वल के दोनों साइड मॉड हो, तो टोटल 4 केसेस जनरेट होते हैं। कैसे कैसे? ये 4 केसेस है। अब आप इन 4 केसेस को ध्यान से देखिए। पहला x इज इक्वल टू y, दोनों पॉजिटिव। अब आप यहाँ पे आएंगे फोर्थ पे, x नेगेटिव y नेगेटिव। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या ये नहीं बनता x इज इक्वल टू y? जी बिल्कुल बनता है। इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ में कोई कुछ अलग नहीं है, दोनों सेम बातें हैं।
अगर x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों पॉजिटिव बन जाते हैं। इसका मतलब फर्स्ट केस और फोर्थ केस दोनों सेम है। अब आते हैं इन दोनों पे। अब आप ध्यान से देखेंगे, मैं कह दूं 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, या मैं कह दूं x इज इक्वल्स टू माइनस 2, क्या ये दोनों बातें अलग अलग है? नहीं जी, बिल्कुल सेम है। चाहे आप x इधर लेफ्ट हैंड साइड लगा दो, चाहे राइट हैंड साइड लगा लो, माइनस लेफ्ट हैंड साइड लगा लो, चाहे राइट हैंड साइड लगा लो, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। इसका मतलब दीज टू थिंग्स आर सेम। चाहे मैं ये बोल दूं, चाहे मैं ये लिख दूं x इज इक्वल्स टू माइनस वाई। इन शॉर्ट इसका जो समराइज हुआ वो क्या हुआ कि अगर एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, पर अगर एक नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव रहेगा। केसेस तो यही बने, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई। कैसे बने इसको भी मैं आपको देख के बता देती हूँ। इसका मतलब x पॉजिटिव ही रहेगा, बिल्कुल x पॉजिटिव रहा तो पहले केस में y पॉजिटिव आएगा। क्या इसमें हमारा केस 1 एंड केस 4 कवर हो गया? जी बिल्कुल हो गया। दूसरे केस पे आते हैं, इसको अगर मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया इसका, x इज इक्वल्स टू माइनस वाई, चाहे आप ये लिख लो चाहे आप माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई लिख लो, क्या फर्क है दोनों चीजों में? नहीं। इसमें हमारा सेकंड एंड थर्ड केस कवर हो गया। ये बहुत ध्यान से नोट करने वाली चीज है, इसको भूलना मत। बहुत बार ये चीज यूज होगी कि अगर मॉड दोनों साइड है तो हाउ यू विल सॉल्व थिंग्स। टोटल 4 केसेस जनरेट होते हैं, बट वो कैलकुलेट करते करते सिर्फ 2 रह जाते हैं, और 2 रहते हैं इसीलिए हम उनको इस तरीके से लिखने के बजाय मैं ये लिख लेती हूँ, क्या x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई। मतलब एक तरफ की वैल्यू आप सिर्फ पॉजिटिव ले लो और दूसरी तरफ एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू ले लो, दोनों चीजों में कोई भी फर्क नहीं आएगा। आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए, ये हो गया अगर इक्वल है। व्हाट इफ अगर ऐसा कुछ आ गया, mod of x प्लस mod of y is equals to let's say any constant, तो भी आपको यही करना है। क्या करना है? पहले केस में x नेगेटिव हो सकता है, y पॉजिटिव हो सकता है। दूसरे केस में x नेगेटिव हो सकता है, y भी नेगेटिव हो सकता है। x पॉजिटिव हो सकता है, y भी पॉजिटिव हो सकता है। x पॉजिटिव हो सकता है और y नेगेटिव हो सकता है। तो जब आपके पास प्लस या माइनस में मॉड आ जाए तब भी यही 4 केसेस जनरेट होंगे। आप ध्यान से इसको नोट करेंगे क्योंकि ये एक और क्वेश्चन में यूज होगा इसके बाद, तब मैं आपको ये चीज नहीं बताऊंगी, आई विल डायरेक्टली यूज इट। तो प्लीज आप ये ध्यान रख लें कि जब भी आपके पास दोनों साइड मॉड है तो ये केसेस बनते हैं और टोटल वो बिल्कुल एंड में ये बन जाता है। और जब प्लस माइनस है, ऑब्वियसली आपको पता है प्लस माइनस में अलग चीज चलती है। मल्टीप्लिकेशन डिविजन में जो रिजल्ट, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में जो रिजल्ट्स आते हैं वो डिफरेंट होते हैं और प्लस माइनस में जो दिक्कत आती है वो अलग है। 2 into -3 is -6, बट 2 - 3 और 3 - 2 दोनों अलग अलग बातें हैं, इसलिए यहाँ पे ये चारों केस आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लेंगे अच्छी तरह से अपनी नोटबुक्स पे, जहां इसको आप बार बार चेक कर सकें और बार बार इसको भूलें ना कभी भी। आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। फिर हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। चलिए, तो यहाँ ये शुरू करते हैं। अब मैंने क्या बोला है, अगर मॉड इधर भी है इधर भी है तो आपको क्या करना है, दोनों साइड प्लस माइनस लेना है? नहीं, आप एक तरफ को सिर्फ प्लस में रखेंगे और दूसरी तरफ को आप प्लस माइनस दोनों में सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 2m - 1 अपॉन 2 अपॉन 2 + m अपॉन 2। हमने इसका एलसीएम ले लिया, ये कैंसिल हो गया 2 से 2। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये बन गया m - 3 अपॉन 1 + 3m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2m - 1 अपॉन 2 + m। आप जल्दी से ये नोट करेंगे। चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। m - 3 अपॉन 1 + 3m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2m - 1 अपॉन 2 + m। अब अगेन केस 1 कौन सा होगा, जब ये पॉजिटिव लेंगे तो ये बन जाएगा m - 3 अपॉन 1 + 3m इज इक्वल्स टू 2m - 1 अपॉन 2 + m। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 2m, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं -6 + m²
माइनस 3m इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2m प्लस 6m स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3m. 2m minus 3m is minus m. Minus 6 plus m square is equals to 2m minus 3m is minus m plus 6m square minus 1 minus m कैंसिल हो गया, m स्क्वायर 6m स्क्वायर इधर आके ये बन जाएगा, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं ये बन जाएगा 5m स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 प्लस 1 इज माइनस 5, m स्क्वायर आपका आ गया माइनस 1 और m की वैल्यू आ गई अंडर रूट माइनस 1. अब ये जो वैल्यू है ये रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है? इमेजिनरी नंबर है, तो क्या हम इसको कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे क्योंकि रियल नहीं है. तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट केस पे. तो दूसरा केस कौन सा होगा? इट इज नॉट रियल, सो इट इज नॉट पॉसिबल. चलिए अब चलते हैं केस 2 पे. व्हाट इज केस 2? व्हेन r 2m minus 1 upon 2 plus m is negative, m minus 3 upon 1 plus 3m is equals to negative of, अगर मैं नेगेटिव ले रही हूँ तो ये बन जाएगा 2m minus 1 upon 2 plus m. ये था नेगेटिव, मैं यहीं पे इसका ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ. क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? इस माइनस को मैं डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ. या तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा या डिनोमिनेटर के साथ. जब मैंने ये माइनस किया तो ये माइनस बन गया और ये प्लस बन गया. चलिए जी कैलकुलेट करते हैं. ये आ गया 2m माइनस 6 प्लस m स्क्वायर माइनस 3m जो ऊपर आया था इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं. दिस इज माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3. चलिए 2m प्लस 2m माइनस नहीं कैंसिल होगा, 3m प्लस 3m माइनस नहीं कैंसिल होगा. तो इन शॉर्ट कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है. मैं इस 6m को इधर लेके आती हूँ. ये बन गया 7m स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर इधर आके 7m स्क्वायर बन गया. 2m माइनस 3m इज माइनस m. यहाँ पे माइनस 2m प्लस m इधर आके बन गया माइनस 2m. मैं डायरेक्टली इसको लिख रही हूँ. प्लस 1 था, इधर माइनस 6 है, ये बन गया माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. अब इसको सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था माइनस बी. m की वैल्यू निकालना है माइनस बी बन जाएगा 2 क्योंकि 2 भी माइनस है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर वॉज माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 इज माइनस 4, a is 7 and c is माइनस 7 अपॉन 2 है 2 into 7. चलिए अब m इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 माइनस ये बन जाएगा प्लस 4 into 49 अपॉन 2 into 7. अब ध्यान से देखेंगे यहाँ से 4 कॉमन निकल सकता है ब्रैकेट से, तो अब हम इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 कॉमन ले लिया और अंदर बच गया 1 प्लस 49 अपॉन 2 into 7. यहाँ पे आते हैं, ये बन जाएगा m इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 4 कॉमन है और मल्टीप्लीकेशन में, तो 4 को मैं रूट से बाहर निकाल लूँ, ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 49 अपॉन 2 into 7. अगेन न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकल सकता है, ये बन जाएगा 1 प्लस रूट 49 1 प्लस 49 इज 50. 1 प्लस रूट 50 2 into 7. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस रूट 50 को आप लिख सकते हैं 5 रूट 2 बाय 7. सो वैल्यू ऑफ m इज 1 प्लस 5 रूट 2 बाय 7. चलिए अब इसको आप नोट करेंगे, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. 1 प्लस माइनस, बस ये चीज मिस हो गई थी. 1 प्लस माइनस अंडर रूट 50 बाय 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 बाय 7. चलिए इसको आप नोट करेंगे. हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 20.
लाइंस पहले नोट कर लेते हैं। x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक तो ये लाइन है। दूसरी लाइन है 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5, x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। If sum of perpendicular distances of a variable point P from line x plus y and this is always 0, तो कह क्या रहा है, there is a variable point जिसका दो लाइंस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज दो लाइंस हैं, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन के साथ और इस लाइन के साथ, लेट्स दिस इज पॉइंट P, तो कह रहा है इफ दिस इज डिस्टेंस d1 एंड दिस इज डिस्टेंस d2, तो d1 और जो d2 है दैट इज ऑलवेज इक्वल, या सम गिवन है, एक सेकेंड, इफ सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है, इनका सम जो है d1 प्लस d2 इज ऑलवेज इक्वल टू 10, ये बोला गया है। अगर एक पॉइंट है P का एक लाइन है L1, दूसरी लाइन है L2, उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा 10 यूनिट्स है। शो दैट P मस्ट मूव ऑन अ लाइन, तो ये आपको ये शो करना है कि जो ये पॉइंट P है ये हमेशा लाइन पे मूव करता है। चलिए लेट्स से कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर x1, y1। P के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट कर लिए x1, y1, और दिस इज लाइन L1, इसकी इक्वेशन है x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड इसकी इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आपको याद होगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, तो d1 हम कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मैं इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करती हूँ। चलिए इफ d1 कैलकुलेट करते हैं, और d1 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड पॉइंट P, तो d1 विल बी ax1, a is 1, x1 is x1 है, ax था, प्लस by1, b is again 1, y1 y1, माइनस 5 क्योंकि प्लस c था और यहाँ पे c की वैल्यू माइनस 5 है, तो ये हो गया, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये d1 बन गया। साइमल्टेनियसली d2 कैलकुलेट कर लेते हैं। d2 है हमारा है 3x1 माइनस 2y1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, यही आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारी d1 की वैल्यू आ जाती है दैट इज इक्वल्स टू x1 प्लस y1 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2, इसका पूरा मॉड लगा लो, चाहे उस पे लगा लो, d2 आ जाता है हमारा 3x1 माइनस 2y1 प्लस 7 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4, इसका जो स्क्वायर सम करके बना दैट इज अंडर रूट 30। तो यहाँ तक हमने सिंपल वैल्यू पुट किया है। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है, अब हम उसको पुट करने की, उसको उसमें वैल्यू प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, d1 प्लस d2 इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, वैल्यू पुट करते हैं। d1 आ गया हमारा x1 प्लस y1 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2, d2 आ गया 3x1 माइनस 2y1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 30 इज इक्वल्स टू 10, यही है। अगर अब मैं इसका एलसीएम ले लूं, तो एलसीएम लेने के बाद ये 13 इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट 13 x1 प्लस y1 माइनस 5 प्लस अंडर रूट 2, एलसीएम लिया है अभी सिंपल 3x1, एलसीएम लेने के बाद ये मॉड रहेगा, मॉड नहीं हटेगा, 3x1 माइनस 2y1 प्लस 7, अगर ये रूट 13 रूट 2 यहाँ जाके ये बन जाएगा 10 रूट 26, रूट 13 इंटू रूट 2 इज रूट 26। तो हमारा सिंपल इक्वेशन अब जो बन गया वो ये बन गया। चलिए अब आपको याद होगा मैंने आपको क्या बोला था, अगर मॉड प्लस
मॉड है तो कितने केसेस बनेंगे? टोटल 4 केसेस बनते हैं, टोटल 4 केसेस। कौन कौन से बताए भी थे? मॉड प्लस मॉड, मॉड प्लस मॉड, टोटल 4 केसेस। पहला केस था x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, दूसरा केस था x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तीसरा केस था x नेगेटिव y पॉजिटिव, फोर्थ केस था x नेगेटिव y भी नेगेटिव। प्लस माइनस में आपको हमेशा 4 केसेस बनाने पड़ेंगे। तो मैं फर्स्ट केस लेती हूं। लेट्स टेक this and this both positive. Let's take these two positive. अगर मैं दोनों को पॉजिटिव ले रही हूं तो मॉड हटने के बाद दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव बन जाएंगी, मॉड हटने के बाद दोनों के दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे। चलिए जी कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा √13, ये x1 प्लस y1 माइनस 5 प्लस √2 3x1 माइनस 2y1 प्लस 7 इक्वल टू 10√26। सिर्फ पॉजिटिव किया है। नेक्स्ट काम क्या है? ब्रैकेट ओपन कर लो और कुछ भी नहीं करना है इसमें। चलिए जी, ये बन जाएगा √13x1 प्लस √13y1 माइनस √13 5√13 माइनस 5√13 प्लस 3√2x1 माइनस 2√2y1 प्लस 7√2 इज इक्वल्स टू 10√26। अब आपको ये शो करना था P मूव्स ऑन द लाइन। अगर P लाइन पे मूव करता है इसका मतलब आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अगर लाइन की इक्वेशन निकल आई इसका मतलब वो लाइन पे मूव कर रहा है, मतलब उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब लाइन पे मूव कर रहा है। अगर उसकी इक्वेशन नहीं निकली स्ट्रेट लाइन वाली तो इसका मतलब वो लाइन पे मूव नहीं कर रहा है। चलिए करके देखते हैं। x1 और x1 को इकट्ठा कर दो तो ये बन गया √13 प्लस 3√2 टाइम्स x1, y1 को इकट्ठा कर दो √13 माइनस 2√2y1, ये सारे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, माइनस 5√13 प्लस 7√2 माइनस 10√26 इज इक्वल्स टू 0। आप फिर से एक बार देख लेंगे हुआ क्या। √13 प्लस 3√2 x1, √13 माइनस 2√2 y1 माइनस 5√13, ये सारे हमारे आ गए, ये सारे हमारे आ गए। चाहे आप इसको प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो, ये सारे आ गए हमारा कांस्टेंट पार्ट। तो अब इक्वेशन कैसे बन गई? x के सारे कोफिशिएंट्स, y के सारे कोफिशिएंट्स एंड दिस इज आवर कांस्टेंट। और किसी भी लाइन की इक्वेशन यही तो होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हमने बिल्कुल उसी तरीके से इक्वेशन बना दी। अगर लाइन की इक्वेशन बन गई इसका मतलब ये जो पॉइंट था जो हमने लेट किया था x1, y1, जो बुक में ऑलरेडी गिवन है कि ये x1 y1 नहीं है, दिस इज x, y, जो हमने गलती से x1, y1 ले लिया। तो जहां जहां आपका x1 हमने पुट किया है आप उसको x ले लोगे। सिर्फ क्या हुआ है, हमने गलती से ये P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो खुद लेट कर लिए थे x1, y1, बट आप अगर बुक में देखोगे तो वो कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी आपको गिवन है x, y। तो व्हाट यू हैव टू डू, x1, y1 की जगह आपको x और y ही यूज करना है। बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली हैं। आप यहाँ से x1, y1 ये हटा दो, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए जी, तो बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, देयरफॉर द पॉइंट, कौन सा पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। ये हमने एक केस के लिए किया है और आपको तीनों या चारों केसेस के लिए ये खुद सॉल्व करना है। अब क्योंकि वैल्यूज पुट करनी है मैं आपको वो करके नहीं दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ एक केस के लिए सॉल्व कर रही हूँ। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप ये नोट कर लेंगे।
Next is question number 21. Find the equation of line which is equidistant from. Find the equation of line which is equidistant from parallel line. अब 21st क्वेश्चन कहता है आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो दो पैरेलल लाइन से इक्विडिस्टेंट है. ध्यान से देखेंगे. सपोज दिस इज माय फर्स्ट पैरेलल लाइन एंड दिस इज माय सेकंड पैरेलल लाइन. एक और लाइन है जो दोनों से इक्विडिस्टेंट है. एक ही ऑप्शन बन सकता है. क्या ऑप्शन होगा इक्विडिस्टेंट के लिए? वो लाइन इधर होनी चाहिए तभी वो इक्विडिस्टेंट होगी. जितना डिस्टेंस यहाँ से उतना ही डिस्टेंस यहाँ से, तभी इक्विडिस्टेंट बनेगा. तो लाइन की एक बार इक्वेशन देख लेते हैं. 9x plus 6y minus 7 equal to 0. 9x plus 6y minus 7 equal to 0. दूसरी लाइन की जो इक्वेशन है that is 3x plus 2y plus 6 equal to 0. और आपको किस लाइन की इक्वेशन निकालनी है? L3 की. चलो अगर मैं इसको मान लूं, दिस इज आवर लाइन L1, दिस इज आवर लाइन L2 and this is our line L3. To find equation of L3. अब आप ध्यान से देखेंगे these three lines are parallel to each other. अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनकी कौन सी चीज सेम रहने वाली है? स्लोप. तो आप एक की स्लोप निकाल लो, बाकी की स्लोप निकल जाएगी. 3x plus 2y plus 6 equal to 0. स्लोप निकालते हैं. y इधर रहेगा, बाकी सब उधर चला जाएगा. 2y is equals to minus 3x minus 6. y is equals to minus 3 by 2x minus 6 by 2 which is equals to minus 3. तो स्लोप क्या आ गई लाइन की? स्लोप ऑफ L2 is m2 minus 3 by 2. Now L1, L2 and L3 all are parallel. So they'll have same slope. सेम स्लोप होगी तीनों की. ठीक है जी, सेम स्लोप होगी तो इसकी स्लोप भी निकल गई हमारी -3/2. इसकी स्लोप भी निकल गई -3/2. इसकी स्लोप भी आ गई -3/2. इसकी स्लोप भी आ गई हमारी -3/2. चलो मैं लेट कर लेती हूँ. लेट इक्वेशन ऑफ लाइन L3 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. मैंने लेट कर लिया. इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. अगर थर्ड लाइन की इक्वेशन ये है और आपको स्लोप आपने निकाल लिया तो क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं स्लोप की? जी बिल्कुल कर सकते हैं. y इज इक्वल्स टू -3/2x प्लस c. अब आपको सिर्फ किसकी वैल्यू से लेना देना है? आपको सिर्फ c कैलकुलेट करना है. आपको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है? c कैलकुलेट करना है तीसरी लाइन का. चलिए अब c कैलकुलेट करने के लिए अब आप एक चीज ध्यान से नोट करेंगे. अगर ये इक्विडिस्टेंट है तो अगर मैं let this is distance d1, if this is distance d2, तो मैं ये बोल सकती हूँ d1 is equals to d2 है. बिल्कुल है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों लाइंस इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम अ थर्ड लाइन. चलिए अगर ये है तो आपको पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आता है? जी बिल्कुल आता है. c2 minus c1 का मॉड अपॉन √a² प्लस b². पर यहाँ पे आएंगे एक चीज नोट करेंगे. हमेशा जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं उनका जो a पैरेलल लाइन इस तरीके से होती है ax plus by plus c1 equal to 0 और ax plus by plus c2 equal to 0. When two lines are parallel उनका सिर्फ कांस्टेंट पार्ट डिफरेंट होता है, बाकी जो a और b है वो सेम होते हैं. पर यहाँ पे क्या है? 3x 9x 2y 6y minus 7 6. चलो ये तो डिफरेंट है, पर अब आप इन दोनों को सेम कैसे बनाओगे वो देख लेते हैं. यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है. आप इसको 9 को 3 बना लो, चाहे 3 को 9 बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. मैं अगर 9 को 3x बनाना चाहती हूँ मैं कैसे चेंज करूंगी? ध्यान से देखेंगे. 9x plus 6y minus 7 equal to 0. 9x को 3x बनाना है, क्या करेंगे? डिवाइड बाय 3. डिवाइड बोथ साइड्स विद 3. 3 से डिवाइड करने पे ये बन गया 3x plus 2y minus 7/3 equal to 0. तो आपकी लाइन की जो इक्वेशन बन गई, नई इक्वेशन, वो हमारी बन गई. और I can write it as 3x
plus 2y minus 7/3 equal to 0. Now we will calculate. क्या कैलकुलेट करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे इनका डिस्टेंस. अगर ये लाइन है, ये लाइन भी कुछ ऐसी फॉर्म की होगी. कैसी? ax प्लस by, मतलब इनका a और b जो है वो सेम रहेगा. अगर इनका a और b सेम रहेगा तो आप इनका d को कुछ डिफरेंट नाम दे दो. लेट्स से इट इज c. चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं. d1 इज इक्वल्स टू d2. अब ध्यान से देखेंगे, d1 है डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन. अगर आपको d1 इसके और इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए तो लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax plus by plus c इक्वल टू 0. इसको हम कन्वर्ट करते हैं इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे ये बन जाएगा 2y इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 2c. अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होते ही 3x प्लस 2y माइनस जो नॉर्मल इसकी फॉर्म है 3x प्लस 2y माइनस 2c इक्वल टू 0. चलिए जी अब वैल्यू पुट करते हैं. d1 इज डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन. उसको हम लिखते हैं फर्स्ट लाइन जो फर्स्ट लाइन है उसका जो d1 है दैट इज माइनस 7/3, और सेकेंड लाइन का जो c1 है, सॉरी दैट इज c है कांस्टेंट पार्ट दैट इज माइनस 2c. तो ये बन जाएगा प्लस 2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, b स्क्वायर इज 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस लाइन का जो c1 है, c है दैट इज 6, तो हम लिख सकते हैं 6 अगेन माइनस c2, क्योंकि ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव बन जाएगा, अपॉन अंडर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. दोनों तरफ मॉड है, तो अगर दोनों तरफ मॉड है तो वैल्यूज कैसे हो जाएंगी? एक तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है कैंसिल हो जाएगा. दोनों तरफ मॉड है तो एक तरफ की वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है और दूसरी तरफ की जो वैल्यूज है वहां पे दो साइंस आ जाते हैं, प्लस और माइनस. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. दो अलग अलग केसेस बनेंगे. कौन कौन से? फर्स्ट केस बनेगा माइनस 7/3 प्लस 2c इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2c. यहाँ पे ध्यान रखेंगे 2c और 2c दोनों सेम है. अगर 2c और 2c दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि c रहा ही नहीं. दूसरा केस माइनस 7/3 प्लस 2c इज इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 2c. अब 2c प्लस 2c ये 4c बन गया इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 7/3. 4c is equals to minus 6 is minus 18 plus 7/3. 4c is equals to minus 11/3 और c की वैल्यू आ गई minus 11/12. c की वैल्यू आ गई हमारी minus 11/12. चलिए यही हमको कैलकुलेट करना था. फाइंड इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन. तो इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन जो हमारी बनेगी वो क्या बन जाएगी? या c कैलकुलेट करना था. यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ L3. इक्वेशन ऑफ L3 अगर कैलकुलेट करनी है तो ये बन जाएगी 3x प्लस 2y माइनस 2 इंटू माइनस 11/12 6. आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 18x प्लस 12y माइनस 11 is equals to 0 is required equation of the third line. चलिए दिस इज माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा. ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन. चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर. आप ये नोट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 22 नोट करना शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 कहता है a ray of light passing through point 1, 2 reflect on the x-axis. एक ray of light है जो 1, 2 के थ्रू पास कर रही है और कहां से रिफ्लेक्ट होती है? x-axis से रिफ्लेक्ट होती है. रिफ्लेक्ट ऑन द x-axis at a point A. ठीक है जी, लेट्स टेक दिस पॉइंट एज A. अगर ये x-axis है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? x, 0 क्योंकि x-axis पे y की वैल्यू इज 0. अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो किसके थ्रू पास कर रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद? एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू पॉइंट 5, 3. रिफ्लेक्टेड रे जो गई वो 5, 3 के थ्रू
गई. दिस इज आवर इंसिडेंट रे एंड दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे. अब ध्यान से देखेंगे पूछ क्या रहे हैं. क्वेश्चन में है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए. आपको ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब बेसिकली आपको एक्स निकालना है. चलिए, अब आपको एक कंसेप्ट पता होगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. अगर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है और नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब ये भी 90 ये भी 90, तो मैं ये समझ लूं इफ दिस इज एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा. बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है. अगर ये थीटा है ये भी थीटा है. अगर ये थीटा है ये थीटा है तो क्या आप ये पूरा एंगल बता सकते हैं? ये होगा पाई माइनस थीटा. क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक पूरा एंगल पाई है, इसमें से ये माइनस हो गया, ये बन गया पाई माइनस थीटा. अब आप ध्यान से एक चीज मेरे को बताएंगे. अगर मैं आपसे कहूं स्लोप ऑफ दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, स्लोप ऑफ PA निकालें. PA का स्लोप क्या होगा? PA का स्लोप होगा tan थीटा. थीटा का मतलब पाई माइनस थीटा. PA का स्लोप होगा tan पाई माइनस थीटा. tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा. PA का स्लोप इज माइनस tan थीटा. अगर मैं इसी स्लोप को PA के स्लोप को निकालूं विद रिस्पेक्ट टू दीज टू पॉइंट्स, तो क्या आप निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं. स्लोप ऑफ PA अगेन ये एंगल के रिस्पेक्ट में था, ये था कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यही रिलेशन नजर आ रहा है. एंगल्स इन्वॉल्व हैं, दो कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हैं, तो स्लोप निकाल के कुछ करने की कोशिश करते हैं. PA आ गया 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस एक्स. 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस एक्स. अब निकालते हैं स्लोप ऑफ QA. QA का स्लोप आ गया हमारा tan थीटा. QA का स्लोप आ गया tan थीटा. PA का स्लोप इज नेगेटिव tan थीटा एंड QA का स्लोप इज पॉजिटिव tan थीटा. और वैसे अगर आप स्लोप ऑफ QA निकालें विद रिस्पेक्ट टू दीज टू पॉइंट्स तो क्या निकलेगा? 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस एक्स. अब आप क्या इन दोनों के बीच रिलेशन बता सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल बता सकते हैं. स्लोप ऑफ PA इज नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ QA. स्लोप ऑफ PA इज नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ QA. PA की स्लोप है 2 अपॉन 1 माइनस एक्स. QA की स्लोप है नेगेटिव ऑफ 3 अपॉन 5 माइनस एक्स. मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 10 माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 3x. ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 5x इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 10 माइनस 13. x की वैल्यू आ जाएगी 13 अपॉन 5. तो x कोऑर्डिनेट जो हमारा आ गया दैट इज 13 अपॉन 5. चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 कहता है प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. किसका प्रोडक्ट? परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट. कहां से ड्रॉ कर रहे हैं? ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स. दो पॉइंट्स गिवन है. एक पॉइंट है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 और दूसरा पॉइंट है माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0. यहां से आप एक लाइन पे परपेंडिकुलर फॉल होते हैं और जो परपेंडिकुलर फॉल हो रहे हैं इन दोनों पॉइंट से, लेट्स से दिस इज D1 दिस इज D2, जो ये दो परपेंडिकुलर फॉल किए हैं इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज बी स्क्वायर. और लाइन की जो इक्वेशन गिवन है दैट इज x बाय a cos थीटा प्लस y बाय b sin थीटा इज इक्वल्स टू 1. जो प्रोडक्ट है जो लाइन की इक्वेशन है दैट इज x बाय a cos थीटा प्लस y बाय b sin थीटा इज इक्वल्स टू 1. अब कह रहा है टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? D1 into D2 is equals to B square आपको प्रूव करना है. अब ये दोनों इक्वल नहीं है, कुछ गिवन नहीं है कि D1 D2 इक्वल है या नहीं है. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है, बस ये गिवन है कि दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू B square. चलिए शुरू करते हैं. दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन x by a cos थीटा. आपको पता है पॉइंट से जो लाइन का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है
ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वही अप्लाई करेंगे। x बाय a cos थीटा प्लस y बाय b sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको पहले हम चेंज कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बना देंगे। ये बन जाएगा bx cos थीटा प्लस ay sin थीटा इज इक्वल्स टू ab है। अब मैं ab को इधर लेके इसको बना देती हूँ ab इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए d1 निकालने की कोशिश करते हैं। d1 क्या होगा, b cos थीटा इज आर a sin थीटा इज आर b और c बन गया हमारा ये। अगर मैं इस पॉइंट से निकालने की कोशिश करूं तो क्या निकलेगा, पॉइंट निकलेगा b cos थीटा इनटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a sin थीटा इनटू 0, a sin थीटा इनटू 0, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा खत्म हो जाएगा, माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर था a cos थीटा और b स्क्वायर क्या था, प्लस b स्क्वायर था a sin थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां से देख लो, a आ गया हमारा b cos थीटा क्योंकि x को छोड़ के बाकी सब a है, b आ गया हमारा a sin थीटा, y को छोड़ के सब कुछ b है, c आ गया हमारा माइनस ab। बस इसमें वैल्यूज आपको प्लॉट करनी है। मैं c यहां लिख देती हूँ माइनस ab। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं d2 की वैल्यू भी बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगी, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा। तो d2 बन जाएगा b cos थीटा माइनस रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ab अपॉन अंडर रूट b cos थीटा का स्क्वायर प्लस a sin थीटा का स्क्वायर। अभी तक क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ वैल्यूज प्लॉट की है। ये हमारी लाइन की इक्वेशन थी, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और इसकी वैल्यू निकाल दी, कहां से, इन पॉइंट के विद रिस्पेक्ट। यहाँ पे भी बिल्कुल यही हुआ, क्योंकि इसका y 0 था तो y वाला सारा पार्ट 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा a x1, ये x1 है और ये y1 है। क्योंकि y1 0 है तो y1 वाला पार्ट 0 बन जाएगा। अगेन x1, y1। d1 की वैल्यू है b cos थीटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ab ये, और ये है d2 की वैल्यू। क्वेश्चन में कहता है d1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर आपको प्रूव करना है। इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आपने सिंपली वैल्यू पुट की है किस फॉर्मूला में, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूला में हमने वैल्यूज पुट की है और अब हम मल्टीप्लाई करने की, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। d1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से। अब ध्यान से देखते हैं, मॉड b cos थीटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ab mod of b cos theta minus under root a square minus b square minus ab अपॉन डिनोमिनेटर चेक करते हैं, b cos थीटा का स्क्वायर प्लस a sin थीटा का स्क्वायर, b cos थीटा का स्क्वायर प्लस a sin थीटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर जो है वो बिल्कुल सेम है दोनों का। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ अंडर रूट b cos थीटा का स्क्वायर प्लस a sin थीटा का स्क्वायर और रूट, ये तो हमारा डिनोमिनेटर था ही था, पर क्या दोनों तरफ ये था या दोनों तरफ डिफरेंट था, दोनों तरफ सेम था, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। हम अब इस स्टेप पे पहुंच चुके हैं, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, d1 इंटू d2। इस स्टेप में हम चेक करते हैं b cos थीटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ab, b cos थीटा माइनस a स्क्वायर माइनस ab माइनस ab। इसमें क्या फर्क है, बाकी दोनों सेम है, बस यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और यहाँ पे माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस साइड से हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, सेकंड वाले
इस नंबर से हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। चलिए जी नेगेटिव कॉमन निकालते हैं। मैं इन दोनों का मॉड, याद रखना x मॉड इंटू y मॉड, आप इसको x इंटू वाई का मॉड भी लिख सकते हैं। तो मैं अब वही करने वाली हूं, b cos थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आ गया। इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, ये बन जाएगा -1। जब इसका माइनस कॉमन लिया, ये बन गया प्लस b cos थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस बन जाएगा, और मॉड आ गया अपॉन डिनोमिनेटर में b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर। अब हमने -1 कॉमन ले लिया, चाहे आप इसको यहां रखें चाहे आगे ले आए। चलो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए -1 को यहां पे रख लेते हैं। बाकी अब बन गया b cos थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये बन गया b cos थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब आप ध्यान से एक चीज नोट करेंगे, डिनोमिनेटर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से एक चीज नोट करेंगे, माइनस कॉमन निकालने के बाद b cos थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b cos थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सेम है, ab और ab सेम है। कौन सा फॉर्मूला बन गया? अगर मैं इस पूरे को a ले लूं, इसको b ले लूं, ये भी a ये भी b, तो ये बन जाएगा a प्लस b a माइनस b विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या मैं इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। d1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर क्या बन जाएगा? -1 जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा, ये बन जाएगा b cos थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल यही है। यहां पे आपने a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, और वहां पे वो बन गया b cos थीटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। अब चलिए इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं, और ये बन जाएगा d1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू -1 बाहर जैसा था वैसा ही है, इसका स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब आप होल, सबका होल स्क्वायर होगा ना, इसका होल स्क्वायर हुआ, इसका होल स्क्वायर हुआ, इसका भी होगा। अब जब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन अगेन डिनोमिनेटर में आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपने क्या किया? आपने उसका सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया है, और ब्रैकेट ओपन होने के बाद जो आया है वो ये। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको, क्या इसमें से आपको कुछ नजर आ रहा है कॉमन लेने वाला? ध्यान से देखते हैं। यहां से बी स्क्वायर, ये आपस में मल्टीप्लाई में है, ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में, क्या कॉमन ले सकते हैं? -1 बाहर था, मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ। बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये बच गया कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर हम कॉमन ले चुके हैं, अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपने क्या किया? एक ये पूरा नंबर विच इज इन मल्टीप्लिकेशन, एक ये पूरा नंबर, इन दोनों नंबर्स में से आपने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, और जो माइनस बी बाहर था उसको माइनस बी को हमने बाहर ही रहने दिया। चलिए जी अब वापस इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज देखते हैं, अब आपको, अगर मैं कहूं आपको बी स्क्वायर आंसर चाहिए, तो ये तो बी स्क्वायर रहा,
क्या आपको इस एक्स्ट्रा की जरूरत है? नहीं जरूरत है। क्या आपको डिनोमिनेटर की जरूरत है? नहीं। और अगर इसकी जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये किसी तरीके से कैंसिल हो रहा होगा, क्योंकि आपको पता है आपका आंसर b स्क्वायर आ रहा है। चलिए काम करते हैं। अगर आंसर b स्क्वायर ही है तो b स्क्वायर को मैं अलग रख लेती हूँ और -1 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि आपको -b स्क्वायर नहीं चाहिए, प्लस b स्क्वायर चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बन जाएगा प्लस a स्क्वायर अपॉन, अब डिनोमिनेटर में आप ध्यान से देखेंगे न्यूमरेटर में सिर्फ cos थीटा है, डिनोमिनेटर में cos और sin दोनों है। आपको cos थीटा नहीं चाहिए, आपको sin थीटा नहीं चाहिए, तो sin को cos में कन्वर्ट कर देते हैं, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हमने sin स्क्वायर थीटा को पुट कर दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, d1 इंटू d2 b स्क्वायर। अब इसको हम सिंपल लिख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन, अब ध्यान से डिनोमिनेटर को इसी फॉर्म का बनाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं डिनोमिनेटर कैसे इस फॉर्म का बनेगा। अगर मैं डिनोमिनेटर में इसका ब्रैकेट ओपन कर दूं तो ध्यान से देखेंगे क्या बनेगा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसमें से और इसमें से cos थीटा कॉमन ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। आपको बेसिकली इसको इसके बराबर बनाना है। अब सिर्फ यहां से नहीं समझ आए तो आप ये समझ लें कि b स्क्वायर चाहिए, बाकी दोनों को सेम बनाना है। b स्क्वायर, अब अगेन a स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, चल डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया। न्यूमरेटर किस फॉर्म का है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को पहले लिख लिया डिनोमिनेटर को, अब माइनस आपने कॉमन ले लिया माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा नहीं माइनस cos स्क्वायर थीटा, जब मैंने कॉमन लिया तो a स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा और b स्क्वायर नेगेटिव रह जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा सेम बन गया, इसको मैं कैंसिल कर सकती हूँ। d1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर का मॉड, तो d1 इंटू d2 की वैल्यू आ गई b स्क्वायर, जो आपको चाहिए था। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज b स्क्वायर। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइंस का, विच इज क्वेश्चन नंबर 24। आप ये नोट करेंगे। चलिए 24th क्वेश्चन कह रहा है, a person standing at junction of two straight paths represented by equation। एक पर्सन है, वो कहां पे खड़ा है, जंक्शन पे। जंक्शन मतलब जहां पे दो पॉइंट्स मैच मिल रहे हैं, जंक्शन क्रॉसिंग पे खड़ा है, दो स्ट्रेट लाइन की क्रॉसिंग पे। चलिए इसका मतलब ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे खड़ा होगा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस क्या गिवन है, 3x प्लस 4y माइनस 5, 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। और दूसरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। स्ट्रेट लाइन की जंक्शन पे खड़ा है। अब नेक्स्ट लाइन में कह रहा है, wants to reach the path whose equation is, अब वो यहां से एक ऐसे रास्ते पे जाना चाहता है जिसकी इक्वेशन गिवन है, मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन है, इन द लीस्ट टाइम। अब ध्यान से देखेंगे, अगर वो यहां से किसी तीसरे रास्ते पे जाना चाहता है इन शॉर्टेस्ट, इन लीस्ट टाइम। लीस्ट टाइम का मतलब अगर लीस्ट टाइम होगा तो डिस्टेंस भी लीस्ट होना चाहिए, और लीस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ पे वो लाइन ड्रॉ करूं, मतलब 90 डिग्री का डिस्टेंस, और लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, 6x माइनस 7y प्लस 8, 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब पूछ क्या रहा है, क्या निकालना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ दैट ही शुड फॉलो। यही पाथ फॉलो करेगा, तो अगर मैं इसको a ले लूं, इसको b ले लूं, तो आपको बेसिकली निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ ab कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखेंगे, ab इक्वेशन निकालने के लिए
स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए या तो आपको लाइन के 2 पॉइंट्स पता हो लाइन पे, या आपको लाइन की स्लोप और एक पॉइंट पता हो। अगर ये भी इक्वेशन आपको नहीं आया इतना करने के बाद, तो इसका मतलब हमने अभी तक स्ट्रेट लाइंस अच्छी तरह से पढ़ा ही नहीं है। नजर आ रहा है, ये पॉइंट है, जंक्शन है इन दो लाइंस का, तो यहां से आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल सकता है। यहां से आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला तो एक पॉइंट मिल गया। पॉइंट और स्लोप यूज करनी है। अगर आपको इसका स्लोप पता है, ये लाइन की इक्वेशन पता है, तो मतलब स्लोप पता है। अगर इसकी स्लोप निकल आई तो इसकी स्लोप आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकाल सकते हैं। चलिए जी, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, 3x plus 4y is equals to 5 और 2x minus 3y is equals to minus 4, दोनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से। बेसिकली हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइंस निकालनी है। चलिए जी, ये बन जाएगा 6x plus 8y is equals to 10 और ये बन जाएगा 6x minus 9y is equals to minus 12। इक्वेशन थी हमारी 6x minus 9y is equals to minus 12 और 6x plus 8y is equals to 10। चलिए, ये माइनस, ये प्लस, ये क्योंकि minus 12 था तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 8 plus 9 17, y is equals to 22। तो y की वैल्यू आ गई 22/7 17। अगर y 22/17 आ गया, x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, 2 into x minus 3 into 22/17 is equals to minus 4। बिल्कुल यही होगा, y की वैल्यू 22/17 आ गई। इसको वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन में। जब आप इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे, ये बन जाएगा 2x minus 66/17 is equals to minus 4। 2x is equals to minus 4 plus 66/17, 17 4 are 68, तो ये बन जाएगा 2x is equals to 68 minus 66, 68 minus 66 minus 2/17। यहाँ पे 2x है तो x आ जाएगा minus 1/17। तो x की वैल्यू आ गई minus 1/17, y की वैल्यू आ गई 22/17। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया minus 1/17 और 22/17। स्लोप निकाल लेंगे लाइन की। स्लोप ऑफ, अगर मैं इसको L3 रखूं तो L3 की स्लोप क्या आएगी, 6x minus 7y plus 8 equal to 0। स्लोप निकालने का फॉर्मूला y इस तरफ, बाकी सारे उस तरफ। 7y is equals to y is equals to minus 6 upon minus 7x minus 8 upon minus 7, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 upon 7x प्लस 8 upon 7। तो आपका स्लोप आ जाएगा 6/7 इस लाइन का, 6/7। अगर स्लोप ऑफ L3 is 6/7 तो स्लोप ऑफ AB क्या निकल आएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्योंकि परपेंडिकुलर है -7/6। आपको अब स्लोप भी पता है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, क्या इक्वेशन ऑफ लाइन निकल आएगी जी, बिल्कुल। कौन सा फॉर्मूला, y minus y1, इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ AB यूजिंग पॉइंट एंड स्लोप, यूजिंग पॉइंट एंड स्लोप। पॉइंट है y minus y1 is 22/17 is equals to m is minus 7/6, x minus x1 आ गया हमारा minus 1/17 which is plus 1/17। आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद सिंपल कैलकुलेशन है, आप वो कर लेंगे। ये बन जाएगा 17y minus 22/17 is equals to minus 7/6 into, ये बन जाएगा 17x plus 1/17। 17 और 17 कैंसिल हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 into 6 is 102y minus 102y minus 22 into 6 which is 132 is equals to minus 7 into 17x which is minus 119x minus 7। 102y minus 132 is equals to minus 119x minus 7
इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 102y प्लस 119x, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 128 इज इक्वल्स टू 0, सॉरी माइनस 125 इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन जिसको आप जो पाथ वो फॉलो करेगा उसकी इक्वेशन ये निकल आएगी. तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइंस. अब आप ये सारे क्वेश्चंस फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं. थैंक यू.